नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। अभी तक आपने सुना जालपा की सहेली रत्ना रमानाथ से जालपा जैसे कंगन बनवाने के लिए कहती है और 600 रुपये भी देती है। रमानाथ जो पहले से ही कर्जे में है, ये रुपये गंगू सुनार को देता है और कंगन बनवाने के लिए बोलता है। सुनार को रुपये पहले हिसाब के लिए रख लेता है और कहता है पहला हिसाब साफ होने पर ही कंगन मिलेंगे। इधर रतन कंगनों का तगादा करती है। रमा परेशान है पर जालपा को असलियत नहीं बताता। आइए आगे सुनते हैं। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा पूरी न होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपये जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी नहीं खाया था। जालपा ने कई बार कहा चलो कहीं घूम आए, तो उसे भी उसने बातों में ही टाल दिया। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह ऐसी सोच में बैठा हुआ था, क्या वह 1 महीना भर के लिए और ना मान जाएगी। इतने दिन वह और ना बोलती तो शायद वह उससे उऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुकड़ी बातें करके राजी कर लूँगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा सर्राफ रुपये नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियाँ खेलाऊँ, मगर बादलों को देख देख कर रुक जाता। इतने में रतन आ पहुँची। वह प्रसन्न नहीं थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वे लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरब्बत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा तुम खूब आई, आज मैं भी ज़रा तुम्हारे साथ घुमाऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुँह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला जी हाँ, खूब याद है। अभी सर्राफ की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज़ सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के ही हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी एक होने में भी कम से कम तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब, खुश हो जाएगी। पर रतन जरा भी न पिघली। तनक कर बोली अच्छा, अभी महीना भर और लग जाएगा। ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी न हुई। आप उनसे कह दीजिएगा मेरे रुपये वापस कर दे। आशा के कंगन देवियाँ पहनती हैं, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। रमानाथ 1 महीना नहीं लगेगा, मैं जल्द ही बनवा दूंगा। 1 महीने का तो मैंने अंदाजन कह दिया था। अब थोड़ी सी कसर रह गई है, कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग जाएंगे। रतन मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए। बस सुनार मैंने भी बहुत देखे, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या ज़रूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपये इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपये मांग रही हैं, सर्राफ रुपये नहीं लौटाएगा। रतन ने तीव्र नज़रों से देखकर कहा क्यों, रुपये क्यों नहीं लौटाएगा। रमानाथ इसलिए कि जो चीज़ आपके लिए बनाई है उसे वह कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है 4-6 महीने में बिक सके, सबकी पसंद एक सी तो होती नहीं। रतन ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपये। आपसे यदि शराब से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरब्बत के सबब से कुछ ना कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूँगी। वाह, अच्छी दिल लगी है। दुकान नीलाम करा दूँगी, जेल भिजवा दूँगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस खड़ी थी जब उसने रतन से रुपये लिए, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ले ली। जालपा ने कहा सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते। चीज़ आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन मैं अब चीज़ लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। कल किस वक्त। रमानाथ दफ्तर से लौटते वक्त लेता हूँगा। पूरे रुपए लूँगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपये देकर टाल दो। रमानाथ कल आप अपने सब रुपये ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दानी कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर
विश्वंभर दास को दिया कि मणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विश्वंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विश्वंभर, और वह जो घर पर ना मिले तो? मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपये उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम। वह चाहें तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर कुछ भी नहीं बोली। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने तो नहीं निकल गए? शैतान तो हैं ही। और जो कहीं रमेश रुपए दे दें तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए ना दिए तो फिर बात भी ना पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूँ कि जब वह शतरंज खेलने को बुलाए मैं दौड़ा चला जाऊँ। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। आखिर विश्वंभर लौटा। माणिक ने लिखा, आजकल बहुत तंग हूँ, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपये लेकर दौड़ जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, उसकी कसर तब निकाल ली जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार नहीं करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में हो जाएगा कि जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतना ही एकाग्रता से वह एक कदाचित आकाश की काली अमेघ मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती कि जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सूझता, कान खुले होते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनने शुरू कर दिए थे। खोंचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वह प्रातःकाल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपये मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था? रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वह खूब जानता था रतन की यह अधीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपये मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपये तत्काल मिल सकते हैं तो वे शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपये से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की। आज की आमदनी के 800 रुपये उसके पास थे। उसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपये गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपये गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़ कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक तो पहुंच गए होंगे। अब ये आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुकूमत तो बुला लाऊं? रमानाथ, अजी जाओ भी। अब तक तो कहा नहीं, अब इन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगी। हो तुम भी निरे बछिया के ताऊ, आज ज़्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपये इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपया नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपये उठ जाएं तो मैं तो बेगुनाह मारा जाऊंगा। सुबेदे का ताला भी तो नहीं है यहाँ पे। रमानाथ, तो फिर ये रुपये कहाँ रखूँ? हुजूर अपने साथ लेते जाइए। रमा तो ये चाहता ही था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चल गया।
सोचता जाता था कि अगर रतन भपकी में आ गई तो क्या पूछना, कह दूंगा 2 ही 4 दिन की कसर है, रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन नहीं मिला? रमानाथ, अभी तैयार नहीं था, मैंने समझा रुपए लेते चलूं जिससे उन्हें तस्कीन हो जाए। क्या कहा सर आपने? रमानाथ, कहा क्या आजकल करता है, अभी रतन देवी आई नहीं, आती ही होंगी, उसे चैन कहाँ। जब चिराग जले तक रतन ना आई तो रमा ने समझा अब ना आएगी, रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि रतन आ पहुंची और आते ही बोली, कंगन तो आ गए होंगे? जालपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफ़ा सर्राफ के पास गए, अभागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन, कैसा सर्राफ है, इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है, मैं जानती थी कि रुपये झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों, ना रुपये मिले ना कंगन मिले। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी, गर्व से बोली, आपके रुपये रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए, अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन, कुछ वादा करता है, कब तक देगा? उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन, तो इसके माने यही है कि अब वह चीज़ नहीं बनाएगा, जो चाहे समझो। रतन, तो मेरे रुपए ही दे दो, बाज आइए से कंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपये, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपये खर्च कर डाले, इसलिए बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपये देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता है तो रुपये रहने दो। जालपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे देगा, जब चीज़ तैयार हो जाएगी तो रुपये मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपये रहें या ना रहें, रुपये आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते, न जाने किस तरह उड़ जाते हैं, अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। जालपा, तो यहाँ भी तो वही हाल है, फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है, कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए, हम लोग जागते ही रहे, पर ना जाने कब आँख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत पड़ गई, कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं के ना रहें। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपये लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चिंत मत हो जाना, बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड न छोड़ें। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी, उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपये दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई, आंखें फैलाकर माथे पर जा पहुंची और घबरा कर बोला, क्या कहा? रतन को रुपये दे दिए? तुमसे किसने कहा था उसे रुपये दे देना? जालपा, उसी के रुपये तो तुमने लाकर रखे थे, तुम खुद उसका इंतजार करते रहे, तुम्हारे जाते ही वे आई और कंगन मांगने लगी, मैंने झल्लाकर उसके रुपये फेंक दी। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपये मांगे तो न थे? जालपा, मांगे क्यों नहीं, हाँ जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही पड़े रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसे शक्की मिजाज वालों का रुपये मैं नहीं रखती। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे काम मत किया करो। जालपा, तो अभी क्या हुआ, उसके पास जाकर रुपये मांग लो, मगर अभी से रुपये घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें न रही। रुआंसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपये रतन के हैं और इसका संकेत तक न किया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपये मत देना, तो जालपा का कोई अपराध भी नहीं है। उसने सोचा, इस समय चिल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल नहीं होगी। शांत चित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपये वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहाँ आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला, एक दिन घूमने ना जाता तो कौन सा मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतर आई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वह कह रही थी कि रुपये रख लीजिए, जालपा ने जरा समझ के काम लिया होता तो ये नौबत काहे को आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या ये है कि रतन से रुपये वापस कैसे लिए जाएं। क्यों न चलकर कहूँ, रुपये लौटाने से अब नाराज हो गई हैं, असल में मैं आपके लिए रुपये नहीं लाया था, सर आपसे इसलिए मांग लाया था जिससे वह चीज़ बना कर दे दे। संभव है
वह खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इस वक्त वहाँ जाना चाहिए। वह निश्चय करके उसने घड़ी पर नज़र डाली। 8:30 बज रहे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बाहर थी। वहाँ नित्य ही कोई ना कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। उस वक्त वहाँ बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झुला रही थी। हूँ हाँ मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने अब बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर नहीं जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं। रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बड़ों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफ़ी प्रचार ना होगा, हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। ओह, क्या आज़ादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है और क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं। इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद, ये सब स्त्री शिक्षा का ही तो प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था, उसके आधार पर बोला, वहाँ स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस। अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंपत्यकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह के भी आप किए बिना रह ही नहीं सकते। पर जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहाँ यह जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ की जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहाँ लोगों की मनोवृत्तियाँ संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूँ। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूँ, नाचा भी हूँ, पर कभी मुँह से ऐसा शब्द नहीं निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं है। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद नहीं आ रहा था। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास नहीं होने करने देंगे, हम अवनति की ओर ही खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं, 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। किसी को कानों कान खबर ही नहीं होती। हम बूढ़ों को मरने से पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी कभी सहगामिनी की जरूरत होती है, तो वह बुढ़ापे में, जब उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वह परम मुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले, इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहाँ जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए? वकील साहब, रतन भाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहाँ कहाँ से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो ये चाहता ही था। झट झूले के पास जा पहुँचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। ये कहकर वह पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सबके सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थीं, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तीसरी बार झूलें और बाकी बैठे मुँह ताकें। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते।
रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम नहीं था, पर इस वक्त वो फंस गया था। क्या करता? आखिर आधा घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े? रतन तो झूले में इतनी मगन थी मानो उसे रुपयों की सुधि नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाएं, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन से ही झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्रों ने ज़बरदस्ती झूले पर बिठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे? रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और गीत गाने लगी। कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से गिरता तो उसे ऐसा जान पड़ता मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली आ रही है, और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला नहीं बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। रतन, आपको पेंग मारना नहीं आता, कभी झूला नहीं झूले क्या? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ, इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभालिए, बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से ना छूले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊँगा। रतन, अजी अभी क्या देर हुई है, 10 भी नहीं बजे, घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर जाइएगा, कल जालपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा कि अब गिरा। वह लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश ही नहीं रहा। पाँव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी। कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहाँ से चुपचाप अपना सा मुँह लिए लौट आया। क्यों उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकली? रतन कुछ हुआ तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपये थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने भी गिना नहीं, नहीं तो ज़रूर कहती। कहीं ऐसा न हो थैली किसी को दे दे या और रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाएगा। कहीं का भी नहीं रहूँगा। क्यों ना इसी वक्त चलकर रुपये मांग लाऊं, लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर ये 200 रुपये मिल भी गए तब भी 500 रुपयों की कमी तो रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध न हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर वह काँप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए, उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वह सर्राफे के पास जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दे गया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया, कहिए रुपये कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो गंगू के रुपये चुकाए हैं, अब तुम्हारी बारी है। चरणदास, वो सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपये ना लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपये सैकड़े का सूद भी रखिए तो 84 रुपये होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए सब, नहीं तो आधा तिहाई कुछ दे दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढांढस रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? रमानाथ, भाई कल मैं रुपये लेकर तो ना आ सकूँगा, यूँ जब कहो तब चला आऊँ। क्यों, इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपयों का बंदोबस्त ना करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी, सेठ जी एक कौड़ी भी नहीं देंगे। उन्होंने यही बहुत सुलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूँ, बड़े मुंशी नहीं। मैं मर नहीं गया हूँ, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूँ, इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर ना हो तो क्या करें? कल कम से कम 200 की गिन कर रखिएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपये नहीं है। चरणदास, रोज़ गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपये नहीं है। कल रुपये जुटा रखना, कल आदमी आकर ले जाएगा। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ गया।
कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तक आ जाना भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो ना निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। यह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है तो वह मुझे कभी उधार गहने ना लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी जान शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफ़ायत से काम नहीं लिया। मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1,000 से कम नहीं हुई होगी। अगर किफ़ायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए जरूर अदा हो जाते, मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या ज़रूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज़ सैर करने जाए। सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा, मगर यहाँ तो उस पर रौब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान गया कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री ना जानने पाए। वाह री बुद्धि। दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयाँ क्यों बनवाई? उसने रास्ते में ही इन सब खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया, जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे उसकी चिंता नहीं रहती। वह क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपये मेरे भी थे। जालपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो नहीं था। मगर उनके पास से रुपये कहीं जा थोड़ न रहे हैं, वह आज ही भेज देंगी। रमानाथ, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास है। रमा को विश्वास न आया, बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास, इतने रुपए कहाँ से लाए? जालपा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपये देने की बात कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ आशा बंधी। 200 रुपये याद दे दे, 200 रुपये रतन से ले लूँ, 100 रुपये मेरे पास हैं ही, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपये कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नज़र नहीं आता था जिससे इतने रुपये मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपये दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात का? क्या मैं उदास हूँ? हाँ, किसी चिंता में तो पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात होती तो तुमसे छिपाता। वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है। रमानाथ, मैं उन ऋषियों में के भक्तों में नहीं हूँ। जालपा, वह तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर देखती। रमानाथ, वहाँ तुम अपनी ही प्रतिमा देखोगी। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है जालपा, क्या स्वप्न देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई नज़रों से देखा और कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ, क्या देखा? जालपा, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता। इस समय वह अपने को संशक्ति होने से न रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों लिए जाते हो? जालपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय काँप रहा है। थोड़ी देर में रमा ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा, कहे देता हूँ, फिर मेरा मुंह देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद नहीं आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, कहाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं, यूं ही बकने लगा हूँगा। जालपा, अच्छा तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट लेकर लेट गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उनकी रक्षा कर रही हैं। जागते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठ बैठी और सुराही से पानी उड़ेलती बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग ही रहे हो? रमा, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहाँ से आए, मुझे इसका आश्चर्य है। जालपा, ये रुपये मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे और कुछ पहले के रखे थे। रमानाथ, तब तो तुम रुपये जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपये की परवाह नहीं रही।
अपने भाग्य को कोसती होंगी। जालपा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वह औरतें रोएं जिनका पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष का मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूँ? जालपा ने प्रेमपूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियाँ हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं। एक MA है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागमी, और तीसरा घरगुस्सू, बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है तो मैं अगर इससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही कवन के अगले अध्याय के साथ।